आपका समता मार्ग के इस कार्यक्रम में स्वागत है। हमारे साथ हैं HMS यानी हिंद मजदूर सभा के महासचिव, जनरल सेक्रेटरी ऑल इंडिया हरभजन सिंह सिद्धू साहब। जैसा कि आप लोगों को शायद मालूम भी हो, हिंद मजदूर सभा देश का एक बड़ा ट्रेड यूनियन है और जहां तक मुझे मालूम है इसकी स्थापना जयप्रकाश नारायण ने की थी। अभी हमारी आज सिद्धू साहब से बातचीत का संदर्भ ये है कि 28 और 29 मार्च को 2 दिन के राष्ट्रव्यापी हड़ताल का आह्वान देश की जो सेंट्रल सबसे बड़ी ट्रेड यूनियंस हैं, सबसे बड़े श्रमिक संगठन हैं देश के, उन्होंने साझा तौर पे किया है। इसके पहले भी कई बार उनके आह्वान पर राष्ट्रीय हड़ताल हो चुकी है। अभी 28 और 29 मार्च को 2 दिन का जो राष्ट्रव्यापी हड़ताल का काल आह्वान ट्रेड यूनियनों ने दिया है, उनके मुद्दे क्या है? आखिर इतना बड़ा कदम, इतनी बड़ी कार्रवाई वो क्यों करने को मजबूर हुए? क्यों लग रहा है कि सरकार उनकी बात सुन नहीं रही है? उनकी क्या मांगे हैं? हड़ताल के मुद्दे क्या हैं? तो सिद्धू साहब, हम चाहेंगे कि आप हमारे दर्शकों को बताएं कि 28 और 29 मार्च को जो हड़ताल होने जा रही है उसके मुद्दे क्या हैं, मांगे क्या हैं? सबसे पहले सभी साथियों को जो मुझे सुन रहे हैं उनको बहुत बहुत नमस्कार और आपका आभार। आप राजन जी, आपने ये आज का वीडियो कॉन्फ्रेंस के जरिए हमारी देश के कामगारों की क्या समस्याएं हैं और उन समस्याओं के चलते हुए हमारे सामने कितने बड़े बड़े चैलेंज हैं, उसके लिए हमने 10 मजदूर संगठनों ने, जो देश के बड़े मजदूर संगठन हैं, उन्होंने ये पूरी प्रयास किया कि सरकार हमारे से टेबल पर आकर बात करे, हमारी समस्याओं को सुने और जो विद इन रूल, जो अभी हमारे पास एग्जिस्टिंग रूल हैं, उसके तहत कोई भी अगर चेंज करना है किसी कानून में, लेबर लॉज में, तो हमारे से वार्ता की जाए। और हम, इंडिया जो है वो ILO का फाउंडर मेंबर है। 1919 में इंटरनेशनल लेबर ऑर्गेनाइजेशन का गठन हुआ था, उस वक्त हम गुलाम थे और ये दिल्ली में, इंडिया में इसका गठन हुआ था। वो एक त्रिपक्षीय वार्ता उसमें होती है, उसमें गवर्नमेंट के नुमाइंदे भी रहते हैं और एम्प्लॉयर्स के नुमाइंदे भी रहते हैं, एम्प्लॉयज के नुमाइंदे भी रहते हैं और उसमें सब्जेक्ट जो है वो सिलेक्टेड सब्जेक्ट होते हैं, उनके ऊपर लगातार 15 दिन, 20 दिन, 1 महीना बहस चलती है और बहस चलने के बाद जहां पर सहमति बनती है, उस सहमति के ऊपर वो अपना कन्वेंशन बनाते हैं और जो मेंबर कंट्रीज हैं उसके, वो मेंबर कंट्री बाध्य हो जाते हैं कि वो अपने अपने देश में जाकर अपने पार्लियामेंट में उसको रिप्लेस करके उसको रेटिफाई करें और कन्वेंशन के साथ साथ वो रिकमेंडेशन भी देते हैं कि भाई ये हमारी सहमति बनी है और जो मेंबर कंट्री है वो बाध्य हो जाती हैं कि वो उसको अपने देश में रेटिफाई करके लागू करे। तो हमारा एक ILO कन्वेंशन है 144, जिसमें त्रिपक्षीय वार्ता द्वारा सभी इंडस्ट्रियल डिस्प्यूट को रिजॉल्व करने के ऊपर बैठकर बैठक हुई। अब ये मैं बड़े दुख से कह रहा हूँ कि हमारे देश में हमारे जो रूलिंग पार्टी है, वैसे तो NDA का घटक है, परंतु उसको हेडेड बाय BJP है और हमारे माननीय प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी जी वो देश के मुखिया हैं। उन्होंने 2015 के बाद हमारा कोई ILC बुलाया ही नहीं, इंडियन लेबर कॉन्फ्रेंस को बुलाया ही नहीं
और वो जरूरत नहीं समझते हैं कि भाई वर्कर से देश का जो कामगार है, जो देश का निर्माण करता है, उसके अगर हित में कोई कानून बनाने हैं वर्कर के हकों की रक्षा करने के लिए, तो कम से कम वर्कर के नुमाइंदों से तो बात की जाए। और 2015 से अभी तक कोई भी इंडियन लेबर कॉन्फ्रेंस हुई नहीं। इन्होंने एक कॉन्फ्रेंस, इंडियन लेबर कॉन्फ्रेंस की है 2015 में 14 के इलेक्शन जीतने के बाद, और उसके बाद अभी तक हमारी मांग को ठुकराते हुए इन्होंने अपनी मर्जी से, बिना हमारे से कंसल्टेशन के, हमारे देश के, जो देश की आजादी से पहले और उसके बाद में जो 44 श्रम कानून बने थे केंद्र के, उनको इन्होंने सारे 44 कानूनों को स्क्रैप कर दिया, उनको रद्द कर दिया। और उसके बाद उसको 4 कोड इन्होंने बनाए हैं। वो 4 कोड जो हैं वो एम्प्लॉयर की मांग के ऊपर बने हैं और एम्प्लॉयर के हितों की रक्षा करने के लिए बनाए हैं इन्होंने। और एम्प्लॉयज के जो हक हैं वो उसमें स्नैच हो गए हैं। उसमें हमने बहुत संघर्ष करने के बाद फैक्ट्री एक्ट बना था कि उस फैक्ट्री एक्ट में, उस एक्ट में बड़ा डेफिनेशन डिफाइन किया हुआ था कि भाई एक फैक्ट्री में अगर वर्कर काम करेंगे तो उनकी क्या क्या ड्यूटीज और रिस्पॉन्सिबिलिटी क्या क्या है, एम्प्लॉयर की ड्यूटी रिस्पॉन्सिबिलिटी क्या क्या है, उस उद्योग में इंडस्ट्रियल रिलेशन, औद्योगिक संबंध अच्छे रहे ताकि उसमें उत्पादन जो है वो प्रतिदिन बढ़ता रहे और क्वालिटी का उत्पादन हो, उसका जो मुनाफा हो उसमें मुनाफे में वर्कर का भी शेयर हो और वर्कर को फैक्ट्री चलाने की मैनेजमेंट में हिस्सा माना जाए। परंतु अभी इन्होंने उस फैक्ट्री एक्ट को बिना बात किए हुए चेंज कर दिया। और उस फैक्ट्री एक्ट में इन्होंने क्या रद्दोबदल किया है कि पहले फैक्ट्री एक्ट में कहते थे कि जहां पर विद पावर जो वर्कर काम करेंगे 20 एम्प्लॉय, 10 एम्प्लॉय, और मशीनें लगेंगी, पावर के साथ काम होगा, उससे 10 से नीचे वाले में कोई इंस्पेक्शन नहीं होगा लेबर मिनिस्ट्री का, और वहां पर कोई लेबर लॉ जो है चेक करने नहीं जाएगा। और जो नॉन पावर वाली थी वो 40 एम्प्लॉय, 20 एम्प्लॉय का था पुराने वाले रूल में। अभी इन्होंने उसको बदल दिया है कि 10 एम्प्लॉय से 20 एम्प्लॉय तक जहां पावर यूज होगी वहां पर भी कोई लेबर लॉज का इंस्पेक्शन नहीं होगा और वहां पर मालिक का सेल्फ सर्टिफिकेशन जो है वो काम करेगा कि मैं लेबर लॉज का ध्यान रख रहा हूँ। आवर्स ऑफ एम्प्लॉयमेंट है, उसमें ड्यूटी के घंटे कितने होंगे और काम करते वक्त ऑक्यूपेशनल हेल्थ एंड सेफ्टी का कौन ध्यान रखेगा, मिनिमम वेज कितना मिलेगा, आवर्स ऑफ एम्प्लॉयमेंट के मुताबिक रेस्ट कब हफ्ते में एक मिलेगा, कैजुअल लीव कितनी मिलेंगी, अर्न लीव कितनी मिलेंगी, चोट लग जाएगी तो उसको वाटर ड्यूटी का सिक लीव मिलेगा। और उसके बाद उनको ये सारी चीजें डिफाइंड है उसमें। अभी उसको बढ़ाकर 10 से इन्होंने 20 कर दिया। 20 वर्कर जिस बड़ी बड़ी करोड़ों रुपए की मशीनें लगाकर, और वो उसमें प्रोडक्शन जो लेगा उसका लाभ सारा मालिक लेगा, परंतु वर्कर को वो मिनिमम वेज भी नहीं देगा, एम्प्लॉय एम्प्लॉयर का रिलेशन भी कायम नहीं होने देगा, क्योंकि वहां इंस्पेक्शन नहीं है लेबर मिनिस्ट्री की, वहां पर कोई भी अपॉइंटमेंट लेटर नहीं देता है कोई भी एम्प्लॉयर, उनका मालिक और मजदूर का रिश्ता ही कायम नहीं होता है, लिहाजा उसके ऊपर लेबर लॉ कोई लागू ही नहीं होगा क्योंकि वो नियुक्ति पत्र नहीं देता है। उसको नॉन पावर जो है, जहां पर नॉन पावर वाली मशीनें लगी हैं, उसमें इन्होंने 20 से बढ़ाकर 40 वर्कर कर दिए हैं कि अगर 40 वर्कर जिस फैक्ट्री में काम करेंगे उसके अंदर भी कोई इंस्पेक्शन नहीं होगा, वो उनके ऊपर कोई लेबर लॉज का जो इम्प्लीमेंटेशन है वो इंश्योर करने के लिए कोई एजेंसी जाएगी ही नहीं वहां पर, वो बंधुआ मजदूर काम करेंगे और अभी कर रहे हैं वो, जस्ट लाइक बाउंडेड लेबर दिल्ली की राजधानी में भी कर रहे हैं। मैं उसका भी आपको एग्जांपल दे सकता हूँ। बाकी इन्होंने कहा कि हमारे जो ओवर टाइम है वो पहले 3 महीने में 75 घंटे से ज्यादा कोई एम्प्लॉयर किसी वर्कर से ओवर टाइम नहीं ले सकता था, क्योंकि वो हेल्थ हैजार्ड्स है, वो हेल्थ के खिलाफ है, उसके ऊपर चोट लग सकती है अगर वो 8 घंटे से 10 घंटे, 12 घंटे, 14 घंटे काम करेगा तो उसको वो उसकी हेल्थ के लिए इंजरी हो सकती है। तो लिहाजा 3 महीने में 75 घंटे से ज्यादा ओवर टाइम नहीं ले सकते थे, परंतु अभी इन्होंने उसको रूल को चेंज कर दिया और उसको कहा कि वो 125 घंटे तक ओवर टाइम ले सकता है मालिक, और वो सिंगल रेट से ओवर टाइम लेगा, डबल रेट से ओवर टाइम नहीं मिलेगा उसको। और उसके ऊपर उसका कारण क्या है, क्योंकि नई रिक्रूटमेंट ना हो जाए, जो एग्जिस्टिंग स्टाफ है उसी से ही उसको बंधुआ मजदूर बना के काम लिया जाए।
तो ये बिना बताए हमारे को इन्होंने रूल चेंज कर दिए। और अभी तक हमारे देश में आजादी के बाद महिलाओं को रात के 8 बजे के बाद काम करने के लिए मनाही थी कि वो रात में काम करना महिला के लिए ठीक नहीं है, क्योंकि उसके ऊपर डबल जिम्मेवारी होती है। अपने घर को भी देखना होता है, परिवार को देखना होता है, बच्चों का ध्यान रखना पड़ता है, उनको पढ़ाना पड़ता है, उनका पालन पोषण करना पड़ता है। और दिन में ड्यूटी करती थी वो महिलाएं जो है सर्विस सेक्टर में या दूसरी जगह पर। अभी इन्होंने एक आदेश पारित कर दिया बिना बात किए हुए कि उनका आवर्स ऑफ एम्प्लॉयमेंट, वो अपना रात को भी काम करेंगे, 8 बजे के बाद सारी रात ड्यूटी शिफ्ट में रहेंगी। तो अब रात में कैसे आएंगी, कौन सा मोड ऑफ ट्रांसपोर्ट होगा, उनका ध्यान कौन, उनकी सेहत का कौन ध्यान रखेगा, उनके ऊपर कोई सेक्सुअल हरेसमेंट ना हो जाए इसका कौन ध्यान रखेगा। वो कहते हैं कि वो गवर्नमेंट की ड्यूटी है, गवर्नमेंट अपने आप ध्यान रखेगी। तो दिन में सनलाइट में देश में राजधानी के अंदर जो है किस तरीके के कुकर्म हुए हैं, अब रात को आप देख सकते हैं। वो हमारे को मालूम है क्योंकि इन्होंने नाइट क्लब इतने शुरू कर दिए हैं, और नाइट क्लब के अंदर यंग गर्ल जो बेरोजगार हैं, पढ़ी लिखी हैं, उनको ये उन नाइट क्लबों में सर्विस के लिए यूज कर रहे हैं। पूरे आप अगर दिल्ली में देखें तो पूरे हिंदुस्तान में हो रहा है, नॉर्थ वेस्ट में देखें तो रात के सारी रात नाइट क्लब चलते हैं। तो ये एक मैं समझता हूँ कि हमारे महिलाओं के ऊपर बहुत बड़ा अत्याचार किया है इन्होंने, जिससे घर के अंदर काफी डिस्प्यूट हो जाएंगे, बच्चों का लालन पोषण में कमी आ जाएगी, बच्चे बीमार रहने लग जाएंगे, पढ़ाई नहीं करेंगे, उनका कोई सोशल जो रिस्पॉन्सिबिलिटी, सामाजिक जिम्मेवारी है वो नहीं निभा पाएंगी। तो ये एक इन्होंने हमारे से बिना पूछे उसके अंदर भी रद्दोबदल कर दिया है। और फिर इन्होंने एक मिनिमम ऑर्डर था कि जो एम्प्लॉय 100 एम्प्लॉय जहां पर काम करेंगे, उस फैक्ट्री को मालिक बंद करने से पहले बाकायदा सरकार से परमिशन लेता था भी मैं इस कारणों से अपनी फैक्ट्री को बंद करना चाहता हूँ। तो वो सरकार उससे ये इंश्योर कराती थी कि भी आपने जितने वर्कर काम कर रहे हैं उनका सेटलमेंट कर दिया कि नहीं कर दिया, उनको अगर कहीं नई जगह पे कारखाना लगा रहे हो तो उनको ट्रेनिंग दे के रीडिप्लॉय करेंगे कि नहीं करेंगे, और उनका जो कंपनसेशन है, रिट्रेंचमेंट का कंपनसेशन है, वो उनको मिल गया कि नहीं मिल गया, उनकी सैलरी सारी की सारी भुगतान होगी कि नहीं होगी, ये सब उसमें चेकलिस्ट में था। और इसका बाकायदा गवर्नमेंट सर्टिफिकेट लेती थी उनसे। परंतु अभी इन्होंने कह दिया कि नहीं नहीं वो जरूरत नहीं है। मालिकों ने बड़ा चिल्लाया साहब हमारे से ऊपर बहुत अन्याय होता है, ये हम सालों साल तक अपनी फैक्ट्री बंद करके दूसरा काम धंधा नहीं खोल सकते हैं, लॉस में चलते रहते हैं। तो उसको इन्होंने 100 से बढ़ाकर 300 कर दिया है। अब 300 एम्प्लॉय जहां पर काम करेंगे, उससे कम एम्प्लॉयों को अगर उसने बंद करना है, 299 अगर वर्कर काम कर रहे हैं, बिना नोटिस दिए हुए, बिना सरकार की परमिशन लिए हुए, वो उनको लॉकआउट कर देगा और सारे एम्प्लॉयों को कहेगा अब आप जाइए अपने घर जाइए। तो अब वो बेरोजगार हो जाएंगे एक फैक्ट्री में। और 300 से नीचे की फैक्ट्रियां हमारे देश में 86% है। 86% फैक्ट्रियों में, इंडस्ट्रियों में 300 से कम एम्प्लॉय काम करता है। तो अब ये कहते हैं कि जी हम देश के अंदर 2 करोड़ लोगों को नौकरी देंगे। ये तो 2 करोड़ को नौकरी नहीं देना, ये तो बेरोजगारी पैदा करने का काम शुरू कर दिया इन्होंने। और अभी आजकल के समय में हमारे देश में आजादी के बाद सबसे हाईएस्ट रेट है अनएम्प्लॉयमेंट का, बेरोजगारी का। मतलब बच्चा घर घर में बेरोजगार बैठा है, पढ़ लिख कर, डिग्री लेकर, उनको परंतु नौकरी नहीं मिल रही है। और सरकार कहती है कि हमारी रिस्पॉन्सिबिलिटी नहीं है। अब ऐसा समय आ गया कि सरकार टीवी पे करोड़ों रुपया खर्च कर रही है ये लोगों को बेवकूफ बनाने के लिए कि अब हम नौकरी लेने वाले नहीं बनने देंगे अपने नागरिक को, हम नौकरी देने वाला बनाएंगे। ये सब सरकारें इसका बड़ा टीवी के ऊपर प्रचार भी कर रही हैं। अब ये इतना बड़ा धोखा देश के आम नागरिक के साथ ये कर रहे हैं। और इधर बेरोजगारी बढ़ानी शुरू कर दी, क्योंकि फैक्ट्रियां बंद करनी शुरू कर दी लोगों ने, प्लॉटों को बेच बेच के बड़े बड़े मॉल बनाने शुरू कर दिए। गुड़गांव के अंदर रोज इसी तरीके से हो रहा है। और उस वक्त ना तो लेबर डिपार्टमेंट उनकी सुनता है, वो कहता है कि पार्लियामेंट में ये एक्ट पास हो गया कि 300 से नीचे अगर वर्कर काम करेगा उसको मालिक बिना नोटिस दिए हुए, बिना हमारी परमिशन के, प्रायर अप्रूवल, उसको बंद कर सकता है। इसलिए कोई उनका केस लेबर कोर्ट भी नहीं सुनता है, दूसरे भी कोर्टों में उनकी सुनवाई नहीं होती है कि नहीं ये तो पार्लियामेंट ने एक्ट बना दिया है। तो देश के अंदर 54 करोड़ वर्कर है हमारा। अब 54 करोड़ वर्कर में से सिर्फ 7% ऑर्गेनाइज सेक्टर में है, जो गवर्नमेंट सेक्टर में है। रेलवे है, पोर्ट एंड डॉक है, कोल है, बैंक है, इंश्योरेंस है, स्टेट गवर्नमेंट एम्प्लॉयज है, पब्लिक सेक्टर एम्प्लॉयज है।
बाकी जो है वो तकरीबन 48 करोड़ जो हैं वो इनफॉर्मल सेक्टर में काम करते हैं, जो सुबह जाकर बैठ गए बाजार में, और कोई कारपेंटर है, कोई ब्लैक स्मिथ है, कोई अपना व्हाइट वॉशर है, उनको जो भी आता है वो जस्ट टाइप लेबर मार्केट लगती है, मंडी लगती है उनकी, उनमें से उनको अपनी जरूरत के हिसाब से लेके चला जाता है। और अभी तक देश में मिनिमम वेज जो है वो भी तय नहीं किया है। मिनिमम वेज जो है हमारे देश का, जो इन्होंने तय किया है, जो पार्लियामेंट से अप्रूव किया है, वो पहले 177 हुआ करता था पर डे का, उसको बढ़ाकर इन्होंने पहले 186 किया, फिर उसके बाद शोर मचा तो अभी इन्होंने वो 203 रुपया मिनिमम वेज किया हुआ है। और उसके ऊपर हमने काफी मांग की है कि एक प्राइम मिनिस्टर ने कमेटी बनाई थी 5 मिनिस्टरों की, उसको हेडेड बाई दी देन फाइनेंस मिनिस्टर अरुण जेटली ने उसको हेड कर रहे थे। हमारी वार्ता हुई उनसे 4-5 दफा, हमने उनको समझाने का काम किया कि 203 रुपए में क्या मियाँ बीबी और 2 बच्चे वो गुजारा कर सकते हैं क्या? वो कहाँ रहेंगे, कैसे वो खाएंगे, कैसे वो पहनेंगे, कैसे वो अपने बच्चों को पढ़ाएंगे, कैसे वो अपना बुढ़ापा सुधारेंगे? तो उन्होंने आश्वासन दिया था कि नहीं, ये बिल्कुल आपकी जायज मांग है, गवर्नमेंट शुड बी रीजनेबल, इसको हम बढ़ाएंगे। तो इन्होंने एक कमेटी बनाई, जो वीवी गिरी इंस्टीट्यूट का, वहां पर उनके डायरेक्टर थे अनूप श्रीवास्तव, उनकी अध्यक्षता में उसने अपनी रिपोर्ट दिया कि एक एम्प्लॉय को, हालांकि फार्मूला वेल सेटल्ड है, 100 हमारे जो 15th इंडियन लेबर कॉन्फ्रेंस के अंदर इसके ऊपर बहुत डिबेट हुई थी, एजेंडा आइटम था, और उस एजेंडे आइटम में एक देश के कामगार को कितनी कैलोरी इनटेक करनी चाहिए, वो साइंटिफिक वे से तय हुआ कि 2700 कैलोरी एक मजदूर को इनटेक करनी चाहिए जिंदा रहने के लिए और तंदुरुस्त रहने के लिए, ताकि वो अपनी रोजी रोटी चला सके। और उसमें उन्होंने डिफाइन किया था कि 2700 कैलोरी में कितनी चपाती खाएगा, कितना चावल खाने वाला चावल खाएगा, कितना उसको प्रोटीन चाहिए, कितना उसको कपड़ा चाहिए पहनने के लिए। और फिर सुप्रीम कोर्ट ने उसमें और बढ़ा दिया कि 25% इसमें और ऐड करो, सिर्फ खाना खाना ही सारा जिंदगी नहीं है, उसकी दूसरी जो सामाजिक जिम्मेवारी हैं, बच्चों को पढ़ाना है, शादी करनी है, और दुनिया भर के सामाजिक रिस्पॉन्सिबिलिटीज हैं, तो 25% और बढ़ा दिया है। उस फार्मूले के तहत अगर हम कैलकुलेट करें तो हमारे फार्मूले के तहत, गवर्नमेंट के फार्मूले के तहत 28,000 रुपया मिनिमम वेज बनता है। और ये जब गवर्नमेंट एम्प्लॉय का जो 7वां वेतन आयोग बैठा था, उस वक्त भी हमने 26,000 रुपए की मांग की थी और जस्टिफाई किया था कि ये आप फार्मूला के तहत बनता है। तो उस वक्त की जो कमेटी थी हेडेड बाई रिटायर्ड जज, उसने कहा था फार्मूला आपका ठीक है, हमने उसी फार्मूले के तहत कैलकुलेट किया है, परंतु आपके रेट जो हैं वो आपके दूसरी मंडियों से, हमने होलसेल मंडियों से ये रेट लिए हैं। और उस होलसेल मंडी के रेट से उन्होंने हमारे को 18,000 रुपया मिनिमम 1 जनवरी 2016 से सारे सरकारी कर्मचारियों को वेतन दिया। तो हमने फिर ये मांग करनी शुरू कर दी कि अगर आप ही का कमीशन हेडेड बाई रिटायर्ड जज, और उसमें IAS IPS ऑफिसर भी थे, हमारे से वार्ता करने के बाद 26,000 नहीं दिया, उन्होंने 18,000 किया है, तो 18,000 आप देश के आम वर्कर के लिए कर दीजिए। तो इन्होंने वो कमेटी जो बैठाई, उस कमेटी ने कहा कि फार्मूला आप ही का हमने लिया है जो आप मेंशन कर रहे हैं, परंतु उसमें 375 रुपए पर डे के हिसाब से आपको जो है वो पर डे वो मिलेगा आपका वेतन। और उसके ऊपर गवर्नमेंट को पुटअप हुआ, गवर्नमेंट ने बजाय उसको अप्रूव करते, इन्होंने उसको रद्दी की टोकरी में डाल दिया और ये घोषणा कर दी अभी पीछे पार्लियामेंट में प्रधानमंत्री ने कि हम एक कमेटी, हाई पावर कमेटी बना रहे हैं जो इसके वेज एंड मीन्स को तलाशेगी, उसके फार्मूले को तलाशेगी कि एक मिनिमम वेज के लिए कितना मतलब पैसा मिलना चाहिए वर्कर को कम से कम। अब अपनी कमेटी बैठाई हुई, उसने रिपोर्ट दे दी, उसको भी ठंडे बस्ते में डाल दिया और नई कमेटी बना दी और उसका टेन्योर 3 साल का कर दिया। और अब 3 साल का मतलब 24 में चुनाव होंगे, उसके बाद ही जो नई सरकार आएगी वो उसको देखेगी। तो इस तरीके का देश के कामगार के साथ जो देश का निर्माण करता है, जो हमारे सरकार और प्रधानमंत्री जी भी बहुत अच्छे शब्दों में बोलते हैं, बहुत भाषणों में, कि हम शर्ममेव जयते की इज्जत करते हैं, और देश का जो कामगार है वो देश का निर्माण करता है, उसके खून और पसीने से देश का निर्माण होता है।
तो ये भाषण तो बहुत अच्छे लच्छेदार करते हैं, परंतु प्रैक्टिकल शेप में जो मालिक चाहता है वही कर रहे हैं, जो पूंजीपति चाहता है वैसे ही कानून बना रहे हैं। हमारे इन्होंने अभी जो इंडस्ट्रियल डिस्प्यूट एक्ट जो बनाया है, कोड जो बनाया है, पहले था 7 एम्प्लॉय जहाँ काम करते थे। राजन जी, मैं काफी लंबा बोल सकता हूँ, मेरी बंदिश बता देना कि कितने टाइम में खत्म करना, ताकि मैं उसी में ही अपने आप को लिमिट करूंगा। जी सिद्धू साहब, इस तरह के कदम जब उठाए जाते हैं तो उनको सरकार इस तरह से पेश करती है कि ये ग्रोथ के लिए, इकोनॉमी के लिए जरूरी है। तो इस तरह के दावे पे आप क्या कहेंगे कि ग्रोथ के लिए ये जरूरी है? देखिए, देश किसी इंडिविजुअल का नहीं है, देश हमारे देश के आम नागरिक का है, और देश का निर्माण हो, देश के अंदर तरक्की हो, हमारा देश भी जो है वो विकसित देशों में हमारा नाम आ जाए, उस ग्लोब में हमारा भी भारतवर्ष ऊपर हो जाए, इसमें किसी की दो राय नहीं है। मैं आपको थोड़ा सा पीछे ले जाता हूँ। 91 में जब कांग्रेस की गवर्नमेंट थी और श्रीमान नरसिम्हा राव जी हमारे प्रधानमंत्री थे, डॉक्टर मनमोहन सिंह जी हमारे वित्त मंत्री थे, इन्होंने उस वक्त एक लिबरलाइजेशन का एक कैबिनेट में प्रस्ताव लाके अप्रूव कराया था कि हमारे को देश का निर्माण अगर करना है तो हमारे को अपनी पॉलिसीज का, नीतियों का उदारीकरण करना होगा। और वो उदारीकरण पे इन्होंने बड़ी डेफिनेशनें दी थी, रेडियो के अंदर, अखबारों में और भाषण में हम सुना करते थे उस वक्त। वो कहते थे कि हमारे देश में पैसा नहीं है, टैक्स रेवेन्यू बड़ा कम है और उससे हमारे देश का निर्माण नहीं हो सकता, तो इसलिए हमारे को विदेशी पूंजी को देश में लाना होगा और विदेशी पूंजी को हमारे को रेड कारपेट पे स्वागत करना होगा और उनका प्रोडक्ट वो बनाकर हमारे देश में बिना किसी रोक टोक के लाकर बेच सकते हैं, हमारे देश में आकर नई फैक्ट्री लगा सकते हैं और या लगी हुई फैक्ट्रियां जो लॉस में चल रही हैं उसके अंदर मॉडर्नाइजेशन करके उन फैक्ट्रियों को खरीद सकते हैं और हमारा उत्पादन बढ़ेगा, बेरोजगारी खत्म होगी, वो रोजगार हमारे देश में आकर देंगे और इससे हर एक वर्कर को काम मिल जाएगा, उनको एक अच्छा डिसेंट वेज मिलेगा, उनका पर कैपिटा इनकम बढ़ जाएगा, देश जो है हमारा विकसित हो जाएगा। ये सारे भाषण सुने, परंतु अब 91 से लेकर और अभी तक अगर आप देखेंगे 30 साल के अंदर, 34 साल के 33 साल में नौकरियां लगी हुई हाथों से चली गई। विदेशी कंपनियां आई, उन्होंने एक भी नया कारखाना नहीं लगाया। जो ये देश के निर्माणकर्ताओं का जो राजनेता बात करते हैं, ये बहुत लच्छेदार भाषण में देश की आम जनता को बहुत बेवकूफ बनाते हैं। वो अभी तक इस 33 साल में एक भी फैक्ट्री नई किसी विदेशी कंपनी ने लगाई नहीं। जो लगी हुई थी उनको कौड़ियों के भाव में खरीदा और कौड़ियों के भाव में खरीदने से पहले उसके अंदर छटनी करवाई कि मेरे को फैट नहीं चाहिए, मैं फैट को खरीदने नहीं आया हूं यहाँ पर। अगर आपने अपने देश में मेरी पूंजी लगवानी है तो मुझे तो ट्रिम करके आप फैक्ट्री को दीजिए, फैट को रिड्यूस करके दीजिए। और उसमें इन्होंने वर्करों को वीआरएस के जरिए, कंपल्सरी रिटायरमेंट के जरिए नौकरी से निकाल कर उस पर हड़तालें भी हुई। जैसे बाल्को के अंदर एक अल्मुनियम बनाने वाली कंपनी है, बाल्को कंपनी छत्तीसगढ़ में, उसको विदेशी कंपनी को दे दिया। विदेशी कंपनी ने कहा भाई मेरे को तो फैट रिड्यूस करो, तो इन्होंने काफी वर्कर को नौकरी से वीआरएस में निकाल दिया और उसको उन्होंने जो रिक्रूट किया, पैसा मुनाफा कमाना शुरू कर दिया। एक भी रिक्रूटमेंट उन्होंने किसी को दी नहीं अनएम्प्लॉयड को, और वो सारी की सारी लैंड और वो कौड़ियों के भाव में उसको उस वक्त की गवर्नमेंट ने दी। माननीय अटल बिहारी वाजपेयी जी उस वक्त प्रधानमंत्री थे। वो 525 करोड़ रुपए में सारी फैक्ट्री, पूरी बाल्को की इंडस्ट्री जो है, जो अल्युमिनियम बनाती है जिससे हवाई जहाज बनता है, वो उसको दे दी। बाद में उसके ऊपर जब हड़ताल चली काफी 3 महीने तक, और उसमें उसका एक इंडिपेंडेंट एजेंसी ने उसको एसेस किया, उसकी वेल्थ को, एसेट्स को, तो वो 8,000 करोड़ रुपए की टोटल उसकी एसेट थी और वो 525 में बेच दी। ये हम भी समझते हैं, लेमैन भी समझता है कि इतना बेवकूफ तो गवर्नमेंट या ब्यूरोक्रेट्स नहीं है कि वो थ्रो अवे प्राइस पे बेच देंगे। परंतु अंडर दी टेबल जो एक एग्रीमेंट होता है इनका, वो एक अपनी पार्टी को गवर्नमेंट बनाने के लिए वो सारा का सारा इनका एग्रीमेंट चलता है। मैं ऐसे सैकड़ों एग्जाम्पल आपके सामने कोट कर सकता हूँ। जो आपने कहा कि देश के निर्माण के लिए किसी भी मजदूर का और मजदूर संगठन का विरोध नहीं है, हम बिल्कुल सरकार के साथ हैं। देश का निर्माण होना चाहिए, सबको रोजगार मिलने चाहिए, अच्छा उत्पादन होना चाहिए, हमारा देश भी जो है वो पर कैपिटा इनकम बढ़ेगी, देश जो है हमारा जो है वो विकासशील से विकसित हो जाएगा।
हमें बड़ी खुशी होगी। परंतु ये भाषण तो करते हैं अपने पॉलिटिकल कैरियर को सही बनाने के लिए, इतना बड़ा बड़ा करप्शन होता है जो अभी सबके सामने जग जाहिर हो रहा है। तो मैं जो ये 44 कानूनों को बदला है, ये 4 कोड बनाए हैं, मैं अगर एक एक कोड पे बोलने लगूंगा, जैसे मैंने इंडस्ट्रियल डिस्प्यूट एक्ट के ऊपर बोला, अभी इन्होंने उसमें अमेंडमेंट कर दिया है कि कोई भी अगर यूनियन बनानी है तो सारी पावर रजिस्ट्रार को बहुत ज्यादा पावर दे दी है कि वो रिकॉग्निशन देने से, रजिस्ट्रेशन करने से पहले उसका प्रैक्टिकल वेरिफिकेशन कराएगा। मीन के सीक्रेट बैलेट से पूछेगा, जिनके दस्तखत होंगे उनसे पूछेगा बुला के, तुम यूनियन बनाना चाहते हो, तुमने लिख के दिया है कि नहीं दिया है, तुम्हारे दस्तखत मिलते हैं नहीं मिलते हैं। तो वो इतना चेक एंड बैलेंस कर दिया उसमें कि अब 7 से बढ़कर इन्होंने 10% ऑफ दी फैक्ट्री के एम्प्लॉय या मिनिमम 100 जो दस्तखत करके देंगे, और उसके बाद वो उसका वेरिफिकेशन करेगा, प्रैक्टिकल वेरिफिकेशन करेगा, फिजिकल वेरिफिकेशन करेगा, उसमें किसी यूनियन को भी मान्यता नहीं मिलेगी। और फिर अगर कहीं पर मालिक और मजदूर का आपस में वार्ता टूट जाती है, कोई अपनी मांगों को मनवाने के लिए मालिक को उसको उतनी मांगे नहीं मानता है, तो उनकी वार्ता टूट जाती है, तो हमारे इंडस्ट्रियल डिस्प्यूट एक्ट में प्रोविजन है कि यूनियन जो है 2/3 मेजोरिटी से अपने नेशनल वर्किंग कमेटी में पास कराकर उनको स्ट्राइक नोटिस दे सकती है। स्ट्राइक पर जाना, स्ट्राइक करना, ये हमारा बुनियादी अधिकार है, फंडामेंटल राइट है। अगर मालिक हमारी बात को नहीं सुनेगा तो हमारे पास, मजदूर के पास दूसरा कोई रास्ता नहीं है। हम प्रोफेशनल स्ट्राइकर नहीं है, हम नहीं चाहते हैं कि स्ट्राइक हो, परंतु मालिक हमारे से सम्मानजनक समझौता करे, ये हमारी मांग रहती है हिंद मजदूर सभा की। क्योंकि हम फ्री इंडिपेंडेंट डेमोक्रेट ऑर्गेनाइजेशन है, 48 में इसका जन्म हुआ। आपने बिल्कुल ठीक कहा, उस वक्त जितने भी हमारे समाजवादी नेता थे जो कांग्रेस से अलग हुए थे, जिन्होंने अपनी सोशलिस्ट पार्टी बनाई थी, उन्होंने कहा था कि यूनियन शुड बी फ्री इंडिपेंडेंट डेमोक्रेट, यूनियन शुड नॉट वर्क अंडर एनी पुल एंड प्रेशर ऑफ द एम्प्लॉयर, गवर्नमेंट एज वेल एज पॉलिटिकल पार्टी। ये पॉलिटिकल बड़े बड़े राजनेताओं ने इसको बनाया और उन्होंने खुद कहा कि इसके ऊपर ये बंदिश होनी चाहिए। उसमें राजनारायण जी तो बहुत ही इंपॉर्टेंट लीडर थे उस वक्त। कलकत्ता में ये 48 में दिसंबर में 24, 25, 26 को बनी, और उस वक्त जो है 6 लाख की मेंबरशिप थी, पोर्ट एंड डॉक की, कोल की, रेलवे की, और दूसरे संगठित और असंगठित क्षेत्र की, किसानों की। आज हमारी जो है 1 करोड़ के करीब मेंबरशिप है पूरे देश में। हर सेक्टर में हिंद मजदूर सभा जो है वो बिना किसी दबाव के, बिना किसी पॉलिटिकल पार्टी के डिक्टेशन को सुने हुए, हम मजदूरों की मांगों को समझते हुए, मजदूरों की मांग को अच्छे ढंग से टेबल पर बैठकर बिना कोई एजिटेशन, डेमोन्स्ट्रेशन किए हुए हम उनको हल करवा रहे हैं। हमारा रेलवे में इस वक्त हम पूरे 16 जोन में बाई गवर्नमेंट के सीक्रेट बैलेट से, गवर्नमेंट ने बहुत प्रयास किया कि इसके अंदर हर पॉलिटिकल पार्टी की यूनियन बन जाए, परंतु सुप्रीम कोर्ट का ऑर्डर था कि जो 30%, 35% वोट सीक्रेट बैलेट से लेगा ऑन रोल वोटर का रेलवे में, उसी को ही मान्यता मिलेगी, दूसरे को नहीं मिलेगी। तो इन्होंने बहुत पैसा खर्च कर लिया सारी पॉलिटिकल पार्टीज ने। अभी भी रूलिंग पार्टी पूरा जोर लगा रही है। ये कहते थे बीएमएस वाले हमारे 18 लाख मेंबरशिप है, परंतु वो 18 लाख मेंबरशिप तो नहीं बोलते थे, आईएलओ में भी क्लेम करते थे, विदेशों में भी, परंतु जब सीक्रेट बैलेट हुआ तो इनको किसी ने आधा % वोट भी नहीं डाला। हमारा जो संबंधित यूनियन है पूरे हिंदुस्तान में, वो सारी की सारी मान्यता प्राप्त है। 3 दफा सीक्रेट बैलेट हो चुका है, अभी 4थी दफा सीक्रेट बैलेट फिर होना है। तो उस सीक्रेट बैलेट में भी हम वर्कर के ऊपर हमारे को मान है, वर्कर चाहता है कि भी हमारे को कोई पॉलिटिकल पार्टी हमारे ऊपर यूनियन ना बनाए और फ्री इंडिपेंडेंट वर्कर की यूनियन होनी चाहिए। तो हम रेलवे में कोल के अंदर जितनी कोल माइंस है उसमें चेक ऑफ में सीक्रेट बैलेट से हम नंबर 1 पर हैं। आप पोर्ट एंड डॉक जितने समुद्री जहाजों के यूनियंस हैं, वहां पर गोदी कर्मचारियों की जो यूनियन है, सीक्रेट बैलेट से चेक ऑफ में हम नंबर 1 पर हैं। और ऐसे रोडवेज हैं, एयरवेज हैं, आपका जो बीएचईएल है, सेल है, स्टील की है, इन सभी जगह पर, और दूसरे पीएसयूज हैं, और अनऑर्गेनाइज सेक्टर में, किसानों के फील्ड में वर्कर के जो डोमेस्टिक वर्कर है, कंस्ट्रक्शन वर्कर है, होम बेस्ड वर्कर है, और इनफॉर्मल वर्कर है, उसके अंदर हमारा काफी हर प्रदेश में, स्टेट के अंदर अच्छा एचएमएस में लोगों को विश्वास है, क्योंकि हमने कोई पॉलिटिक्स नहीं करनी है देश में, हमने कोई सरकार नहीं बनानी है। हमारा काम तो ये है कि वर्कर का हक जो कानूनी तौर पर जो ऑलरेडी एस्टेब्लिश रूल है उसके मुताबिक उसका हक उसको मिलना चाहिए। 8 घंटे का काम करेगा और उसके बाद उसको उसका वेतन सम्मान से उसको मिलना चाहिए, उसके लिए वो उसको दर दर ठोकरें ना खानी पड़े। तो इसलिए यूनियन बनाना बहुत कठिन हो गया है। और फिर
जो इंडस्ट्रियल डिस्प्यूट एक्ट में प्रोविजन है, अगर डेडलॉक हो जाता है, नेगोशिएशन टूट जाती है, तो वी कैन गो ऑन स्ट्राइक। परंतु अभी इन्होंने उसमें ऐसा प्रोविजन कर दिया कि जिस दिन पहले सिर्फ एसेंशियल जो कैटेगरी सेक्टर थे, एसेंशियल सेक्टर, उसी में ही हड़ताल पर नोटिस देने की जरूरत पड़ती थी, और जो नॉन एसेंशियल सेक्टर थे उसमें स्ट्राइक पे जाने के लिए नोटिस देने की जरूरत नहीं होती थी, और 14 दिन का नोटिस देते थे। परंतु अभी इन्होंने कह दिया कि नहीं, नथिंग डूइंग, किसी भी सेक्टर में अगर यूनियन ने हड़ताल पे जाना है, सबको नोटिस देना होगा। जिस दिन नोटिस आप दे दोगे उसी दिन से आपका रिकंसिलेशन जो है वो स्टार्ट हो जाएगा। उसके ऊपर ऑफिसर बैठे हैं, कमेटी बनेगी, वो बात की बात है। नोटिस देते ही शुरू हो जाएगा। नोटिस देने के बाद आप हड़ताल पे नहीं जा पाएंगे। हड़ताल पे जाएंगे तो वो गैरकानूनी होगी। गैरकानूनी हड़ताल पे आपका जो रजिस्ट्रेशन है, रिकॉग्निशन है, वो विड्रॉ हो जाएगी, और आपके दफ्तरों को ताले लग जाएंगे, आपके बैंक जो है वो सील हो जाएंगे, आपके ऊपर पुलिस केस रजिस्टर हो जाएंगे। आपका रिकॉग्निशन विड्रॉ होने के बाद सारी जो है ऑफिस बेरर जो है वो खत्म हो जाएंगे, और आपको 20,000 रुपए से लेकर 2 लाख रुपए तक का जुर्माना भी कर सकती है सरकार, और 2 महीने से लेकर 6 महीने की कैद भी कर सकती है, और दोनों को इकट्ठा भी कर सकती है। तो अब आप ये बताइए, हमारे प्रजातांत्रिक देश में वर्कर को अगर ये भी अधिकार नहीं रहेगा, तो कौन मालिक हमारी जो है हमारी जायज मांगों को सुनेगा?